केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। याद रखिएगा, ये कनाडा से लिया गया है और केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है, यानी कि न्यायपालिका का विभाजन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं, मूलतः 97 थे, जिनमें प्रमुख हैं रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। अगली है राज्य सूची। इनमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है। मूलतः 66 विषय थे, जिनमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। अगली है समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसे याद रखिएगा, अगर दोनों कानून बनाते हैं तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा विवाद होने की स्थिति में। इसमें इस समय 52 विषय हैं, मूलतः 47 विषय थे। उनमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि एक एक विषय दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि ये किस सूची के अंतर्गत आता है। तो एक बार विषयों को आप अच्छे से याद रखिएगा। संविधान के 42 में संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला है अवशिष्ट विधायी शक्ति। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि ऊपर 1, 2, 3 के हिसाब से थे। अब भी अंतिम प्रविष्ट की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्ट संख्या 2 क, 92 ख जोड़ा गया है, प्रविष्ट 33 को हटाया गया है। ये है संघ सूची में। और यहाँ पे राज्य सूची में अब भी यहाँ पे अंतिम प्रविष्ट 66 है। प्रविष्ट संख्या 11, 19, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया है। और यहाँ पे समवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 47 है, लेकिन इनमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्ट 11 क, 17 क, 17 ख, 20 क और 33 क को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद। यहाँ पे अनुच्छेद हैं और उनसे संबंधित विषय वस्तु इस तरफ दिए हुए हैं। अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के किसी विषय पर
आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। अनुच्छेद 253 संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। अनुच्छेद 268 ए संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर। अनुच्छेद 269 केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 283 संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 287 बिजली पर करों से छूट। अनुच्छेद 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों के सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायान पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग। कौन कौन से हैं? प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति, सरकारिया आयोग। आगे देखते हैं। सरकारिया आयोग 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। V. शिवरामन और M.R. सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल
4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर यानी कि 1987 ईस्वी में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 ईस्वी में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। अगला है पुंछी आयोग। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधव मेनन, डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 ईस्वी में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थिति में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। अगला टॉपिक है अंतर्राज्य परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। इनमें निम्न सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों। अगला टॉपिक है नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। यहाँ पे थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में है। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग की संरचना एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अध्यक्ष नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, पूर्णकालीन सदस्य VK पॉल, VK सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र, पदेन सदस्य अमित शाह यानी कि गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री तथा नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री। विशेष आमंत्रित नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावर चंद्र गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह। अधिशासी परिषद गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग का
प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अतः ये न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। याद रखिएगा, न तो ये संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अब योजना आयोग नहीं, इसे नीति आयोग याद रखिएगा, नीति आयोग का सचिव भी इसका सचिव होगा ही, और भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। अगला टॉपिक है वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, 280 में है ये। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अब तक गठित वित्त आयोग, यहाँ पे वित्त आयोग है, नियुक्ति वर्ष है, अध्यक्ष और उनकी अवधि दी गई है। पहला वित्त आयोग 1951 में के.सी. नियोगी इसके अध्यक्ष थे और इसका अवधि थी 1952 से 1957 तक। दूसरा वित्त आयोग 1956 में के संथानम अध्यक्ष थे 1957 से 1962 तक। तीसरा वित्त आयोग 1960 और ए के चंदा अध्यक्ष थे 1962 से 1966 तक इसकी अवधि थी। याद रखिएगा, 51, 56 फिर 60। अगला है चौथा 1964 में डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार 1966 से 1969 तक। पांचवा है 1968 में महावीर त्यागी 1969 से 1974। छठवा है 1972 पी. ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 से 1979 तक। सातवां है 1977 जे.पी. सेलट 1979 से 1984। आठवां है 1982 ईस्वी में वाई.पी. चौहान 1985 से 1989 तक। नौवां है 1987 में एन.के.पी. साल्वे 1989 से 1995 तक। 10वां है 1992 ईस्वी में स्थापित हुआ था और के.सी. पंत 1995 से 2000 में। 11वां 1998 में प्रोफेसर ए.एम. खुसरो 2000 से 2005। 12वां है 2003 ईस्वी में डॉक्टर सी. रंगराजन 2005 से 2010। 13वां है 2007 ईस्वी में डॉक्टर विजय एल. केलकर 2010 से 2015 तक। 14वां है 2013 ईस्वी में वाई. भी. रेड्डी 2015 से 2020 तक। 15वां 2017 ईस्वी में एन.के. सिंह 2020 से 2025 तक। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं। वित्त आयोग के द्वारा संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा
की गई प्रत्येक सिफारिशों को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 281 के तहत लोक सेवा आयोग भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिशें की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकता है। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन यानी कि 90,000 मासिक एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य: चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, दूसरा मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, तीसरा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चौथा राजनीतिक दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, पांचवा चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान: निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही इनका दर्जा है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइड
वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपीएटी व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम व चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपीएटी मशीन को 2013 में बनाया। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह, यहाँ पे दल हैं, चुनाव चिन्ह हैं और संबंधित राज्य हैं। तेलुगु देशम साइकिल चुनाव चिन्ह है आंध्र प्रदेश का। समाजवादी पार्टी साइकिल है उत्तर प्रदेश। असम गण परिषद हाथी है असम में। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान है झारखंड का। लोक जन पार्टी बंगला बिहार। तेलंगाना राष्ट्रीय कार तेलंगाना। पैंथर्स पार्टी साइकिल जम्मू कश्मीर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल जम्मू कश्मीर का। राष्ट्रीय जनता दल लालटेन बिहार और झारखंड में। शिवसेना तीर कमान महाराष्ट्र में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर पश्चिम बंगाल में। अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दो पत्ती है तमिलनाडु की। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी शेर गोवा का। सिक्किम संग्राम परिषद हाथी सिक्किम का। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम उगता सूरज तमिलनाडु और पुदुचेरी का। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल मुर्गा नागालैंड का। अकाली दल जो कि बादल है तराजू है पंजाब का। जनता दल यू तीर है बिहार झारखंड का। मुस्लिम लीग सीढ़ी है केरल में। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें। लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। याद रखिएगा, लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा में विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं तो दल है पहला भारतीय जनता पार्टी और इनका चुनाव चिन्ह है कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट दल हंसिया और बाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी। बहुजन समाज पार्टी हाथी असम को छोड़कर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हंसिया हथौड़ा और तारा। हंसिया हथौड़ा एवं तारा। अगला है तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनावों में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। परिसीमन आयोग। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के
विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ईस्वी में के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 173 के शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। अब तक गठित 4 परिसीमन आयोगों को देख लेते हैं। परिसीमन आयोग पहला था 1952 में, दूसरा परिसीमन आयोग 1962 में, तीसरा परिसीमन आयोग 1973 में और चौथा परिसीमन आयोग 2002 में। यह है स्रोत भारत 2016 से। आगे देखते हैं परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वह इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की। नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है, किंतु लोकसभा एवं राज्य विधानसभाएं परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती हैं। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में परिवर्तन कर दिया जाता है। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट जाति पहले आरक्षित सीट और नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें। अनुसूचित जाति 79 और अब 84, अनुसूचित जनजाति पहले 41 और अब 47, अनारक्षित सीटों की संख्या है 412। वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 ईस्वी के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका वो है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन के आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इस प्रकार है। राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में हैं ये, पांचवां भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 क में हैं उप प्रधानमंत्री, छठवें में हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, 6वें नंबर पे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, 7वें नंबर पे हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष के नेता, ये सब एक साथ हैं। 7 क में भारत रत्न सम्मान के धारक, 7 क में भारत रत्न सम्मान के धारक। 8वें नंबर पे हैं राजदूत, 9वें में आएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9 क में होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक साथ 9 क में हैं। 10वें में हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री
सेशन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा। यह संशोधन अगस्त 93 में किया गया।